किसी भी सफल निवेशक से उनकी सफलता का राज पूछिए और वो आपको गहरी सोच और बाजार की समझ की एक शानदार कहानी सुनाएंगे। लेकिन क्या हो अगर उनकी 99% सफलता सिर्फ किस्मत का खेल हो? आज हम नासिम निकोलस तालेब की जबरदस्त किताब फूल बाय रैंडमनेस की दुनिया में उतर रहे हैं। ये किताब एक चश्मे की तरह है जिसे पहनने के बाद आप दुनिया को, खासकर फाइनेंस की दुनिया को, पहली की तरह नहीं देख पाएंगे। ये बताती है कि कैसे हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमारे सोचने से कहीं ज्यादा रैंडम है और कैसे हम लगातार किस्मत को काबिलियत समझने की गलती करते हैं। तो आज हम तालेब के कुछ मेन आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। स्किल और लक में असल में क्या फर्क है, क्यों कुछ लोग लगातार छोटे छोटे मुनाफे कमाकर एक दिन अचानक दिवालिया हो जाते हैं, और वो कौन सी अनदेखी घटनाएं हैं जिन्हें तालिब ब्लैक स्वॉन कहते हैं। ये स्मार्ट निवेशकों के लिए एक फिलोसॉफिकल मास्टर क्लास जैसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तालिब के एक खास किरदार से मिलते हैं, द लकी फूल। ये वो इंसान है जिसे किस्मत का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, लेकिन वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी काबिलियत को देता है। वो अपनी कहानी इतने यकीन से सुनाता है कि उसे खुद भी लगने लगता है कि ये सब उसके जीनियस की वजह से हुआ है। जब कोई चीज हो जाती है तो हमारा दिमाग उसे समझाने के लिए एक सीधी तर्कसंगत कहानी गढ़ लेता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई टीम मैच जीतती है तो सब कहने लगते हैं, मुझे तो पता ही था ये कप्तान कमाल करेगा, भले ही मैच से पहले सब उसी की आलोचना कर रहे हों। एग्जैक्टली। हम डॉट्स को पीछे की तरफ जोड़कर एक सुंदर लाइन बना लेते हैं। तालिब कहते हैं कि हमारा दिमाग एक नैरेटिव मेकिंग मशीन है। उसे रैंडमनेस पसंद नहीं, उसे कहानियां पसंद है। और सफल लोग अपनी सफलता को समझाने के लिए सबसे अच्छी कहानियां गढ़ लेते हैं, ये भूलकर कि उस रास्ते पर हजारों और भी संभावनाएं थीं जो सच नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक टेबल ऑफ कंफ्यूजन भी दी है, जिसमें वो आम गलतियों को आमने सामने रखते हैं, जैसे लक को स्किल समझना, रैंडमनेस को डिटर्मिनिज्म समझना, और जो सबसे जरूरी है, नॉइस को सिग्नल समझना। नॉइस को सिग्नल समझना मतलब बाजार का रोज का उतार चढ़ाव देखकर ये सोचना कि हमें कुछ खास पता चल गया है, जबकि वो सिर्फ शोर है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी भी है, जिसे अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। मान लीजिए कि हर मेहनती इंसान सफल होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर सफल इंसान मेहनती है। सही है। हो सकता है कि उसकी सफलता के पीछे कोई और वजह हो, जैसे किस्मत। तालिब इसे समझाने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लेते हैं, जो सुनने में बहुत अजीब लग सकता है। एक मिनट, ये वॉरेन बफेट वाली बात थोड़ी हजम करना मुश्किल है। मतलब दुनिया के सबसे सफल निवेशक की सफलता को सिर्फ चांस बता देना, ये तो उनके पूरे काम को नकारने जैसा है। क्या तालिब ये कह रहे हैं कि उनमें कोई स्किल है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। तालिब का पॉइंट बफेट को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक सीमा को उजागर करना है। वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट पेश करते हैं। ओके। वो कहते हैं कि सोचिए, अगर अमेरिका में 10,000 लोग सिक्का उछालने का मुकाबला शुरू करें, एक साल बाद लगभग 5,000 लोग बचेंगे जिनके सारे टॉस सही हुए। 5 साल बाद करीब 300 लोग बचेंगे, और 10 साल बाद शायद कोई एक इंसान बचेगा जिसने लगातार 10 साल तक सही अनुमान लगाया। मीडिया उसे द कॉइन टॉसिंग जीनियस कहेगा, वो किताबें लिखेगा, सेमिनार्स देगा, पर क्या वो सच में जीनियस है? नहीं, वो तो सिर्फ किस्मत वाला है, स्टैटिस्टिकल फ्लूक है। बस यही बात है। तालिब कहते हैं कि अगर लाखों रैंडम निवेशक बाजार में पैसा लगाएं तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के दम पर उनमें से कोई एक वॉरेन बफेट जैसी सफलता जरूर हासिल कर लेगा। हम उसे एक विजेता को देखते हैं और उसकी स्किल की तारीफ करते हैं, और उन लाखों को भूल जाते हैं जो असफल हो गए। मतलब हम सिर्फ सर्वाइवर को देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तालिब ये नहीं कह रहे कि बफेट स्किल्ड नहीं है, वो बस ये सवाल उठा रहे हैं कि हम निश्चित रूप से ये कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अब ये बात ज्यादा समझ में आ रही है। ये पॉइंट असल में हमारी अपनी समझ की सीमाओं के बारे में है। इसे और गहराई से समझने के लिए तालिब का वो रशियन रूलेट वाला थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये इस आइडिया को और भी मजबूत करता है। सोचिए, कोई आपको 10 करोड़ रुपए देता है एक शर्त के लिए। एक रिवॉल्वर में 6 चैम्बर हैं और सिर्फ एक में गोली है। आपको उसे अपने सिर पर रखकर ट्रिगर दबाना है। और अगर आप बच गए तो आप करोड़पति हैं। हाँ। और अगर मैं बच गया तो मीडिया मुझे जीनियस, बोल्ड रिस्क टेकर और विजनरी कहेगा। लोग मेरी किताबें पढ़ेंगे कि कैसे मैंने हिम्मत दिखाई। बिल्कुल। और लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। लेकिन उन 5 ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज का क्या, जिनमें आप नहीं बचते? वो तो अदृश्य हैं। सही बात है। दुनिया को सिर्फ एक ही नतीजा दिखता है, आपकी 10 करोड़ की दौलत। यहीं पर प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का सार है। दौलत का जनरेटर यानी वो आई कहाँ से है, ये बहुत मायने रखता है।
रशियन रूलेट से कमाए 10 करोड़ रुपए और एक डेंटिस्ट की मेहनत से कमाए 10 करोड़ रुपए की कीमत एक नहीं हो सकती। भले ही बैंक अकाउंट में दोनों एक जैसे दिखें। हाँ, बिल्कुल। ये ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज वाला आइडिया सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एक निवेशक असल में इन हजारों अदृश्य संभावनाओं का हिसाब कैसे रख सकता है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है कि हमें सावधान रहना चाहिए? नहीं, इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है जिसे तालेब मोंटे कार्लो सिम्युलेशंस कहते हैं। मोंटे कार्लो। हाँ, नाम सुनने में फैंसी लगता है पर कॉन्सेप्ट सीधा है। ये एक तरीका है जिसमें कंप्यूटर की मदद से हजारों, लाखों या करोड़ों काल्पनिक व्हाट इफ सिनेरियोज बनाए जाते हैं। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि क्या क्या हो सकता था, न कि सिर्फ वो जो हुआ। हाँ, मतलब ये कि हम इतिहास को या किसी एक घटना को बार बार चलाकर देख सकते हैं, ये समझने के लिए कि जो नतीजा आया वो महज एक संभावना थी, न कि निश्चित था। एग्जैक्टली। रशियन रूलेट के केस में एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन हमें दिखाएगा कि 6 में से 5 बार आप अमीर बनते हैं, लेकिन एक बार आपकी ऑब्ituary छपती है। और वो एक बार का रिस्क इतना बड़ा है कि कोई भी समझदार इंसान ये सौदा नहीं करेगा। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। प्रोसेस पर ध्यान देना, न कि सिर्फ नतीजों पर। चलिए, इस सोचने के तरीके को तालिब के 2 काल्पनिक ट्रेडर्स जॉन और नीरो की कहानी से समझते हैं। ये कहानी इन सारे आइडियाज को एक साथ लाती है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो जॉन वो ट्रेडर है जिसे हर कोई पसंद करता है। उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा है। मान लीजिए वो 7 साल तक हर साल 50 लाख रुपए कमाता है। उसकी परफॉर्मेंस एकदम स्थिर है, लो वॉलेटिलिटी। उसका P&L ग्राफ सीधा ऊपर जाता है। ये तो हर फंड मैनेजर का सपना है। बिल्कुल, सब उसे जीनियस मानते हैं, वो खुद भी खुद को जीनियस मानता है। लेकिन तालिब जॉन की रणनीति को रेल की पटरी पर सिक्के उठाना या रेल की पटरी पर झपकी लेना कहते हैं। रेल की पटरी पर झपकी लेना। हाँ, इसमें छोटे छोटे लगातार मुनाफे की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक विनाशकारी नुकसान की छोटी सी अनदेखी संभावना भी होती है। और फिर एक दिन वही होता है, एक अप्रत्याशित बाजार घटना होती है और जॉन एक ही दिन में 5 करोड़ रुपए का घाटा कर बैठता है। बाप रे। उसकी सालों की कमाई और कॉन्फिडेंस दोनों एक झटके में डूब जाते हैं। ये एक नाजुक या फ्रैजाइल रणनीति है। ये रेल की पटरी पर झपकी लेने वाली बात बहुत सटीक है। हम सबने ऐसे लोग देखे हैं जो छोटे छोटे मुनाफे से बहुत खुश रहते हैं और खुद को जीनियस समझने लगते हैं, ये सोचे बिना कि एक ट्रेन कभी भी आ सकती है। तो फिर दूसरा ट्रेडर नीरो, वो क्या करता है? नीरो जॉन से बिल्कुल उल्टा है। उसका P&L ग्राफ देखकर कोई उसे पैसा नहीं देगा। वो अक्सर छोटे मोटे नुकसान करता रहता है। अच्छा। उसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि बाजार में लंबे समय तक टिके रहना, यानी लॉन्जेविटी है। उसे लगातार होने वाले छोटे छोटे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, आई लव टेकिंग स्मॉल लॉसेस। ये तो सुनने में पागलपन लगता है। कौन ट्रेडर नुकसान करना पसंद करता है? नीरो करता है, क्योंकि उसकी रणनीति असिमेट्रिक या स्क्यूड है। वो एक क्राइसिस हंटर है। क्राइसिस हंटर? हाँ, वो उन दुर्लभ अप्रत्याशित घटनाओं पर दांव लगाता है जिनका पे ऑफ बहुत बड़ा होता है। वो 99% समय थोड़ा थोड़ा पैसा खोता है, लेकिन जब कोई बड़ी घटना होती है, जैसे कोई मार्केट क्रैश, तो वो इतना बड़ा मुनाफा कमाता है कि उसके सारे छोटे नुकसान कवर हो जाते हैं और वो बहुत आगे निकल जाता है। तो वो ब्लो अप के खतरे से हर हाल में बचता है। एग्जैक्टली। ये एक मजबूत या रोबस्ट रणनीति है। मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मायने रखती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक्सपेक्टेशन का मतलब है प्रोबेबिलिटी को पे ऑफ से गुणा करना। नीरो की स्ट्रैटेजी में जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, शायद 1%, लेकिन उस 1% का पे ऑफ इतना ज्यादा है कि उसकी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। वो जानता है कि 99% बार गलत होना ठीक है, अगर 1% बार सही होने का इनाम बहुत बड़ा हो। वो फ्रैगिलिटी से बचता है। तो जॉन का जो ब्लो अप हुआ, जो एक ही दिन में 5 करोड़ का घाटा हुआ, क्या वही तालिब का ब्लैक स्वॉन है? हाँ, वही ब्लैक स्वॉन इवेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये आइडिया तालिब के काम का केंद्र है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सदियों तक यूरोप के लोगों ने सिर्फ सफेद हंस देखे थे, तो उनका मानना था कि सारे हंस सफेद होते हैं। सही है, लॉजिक तो यही कहता है। हाँ,
ये उनके हजारों ऑब्जर्वेशंस पर आधारित एक मजबूत थ्योरी थी। लेकिन फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए और वहां उन्हें एक काला हंस मिला। बस एक ऑब्जर्वेशन ने उनकी सदियों पुरानी थ्योरी को एक झटके में गलत साबित कर दिया। मतलब ब्लैक स्वान वो घटना है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं कि वो हो सकती है, लेकिन जब वो होती है तो सब कुछ बदल देती है। ठीक कहा। ब्लैक स्वान की 3 खासियतें होती हैं। पहला, ये एक आउटलायर है, यानी ये हमारी सामान्य उम्मीदों से बहुत परे होता है। ओके। दूसरा, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। और तीसरा, होने के बाद हमारा दिमाग इसके लिए कहानी गढ़ लेता है जिससे ये लगता है कि इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता था। हाँ, वही हाइंडसाइट बायस वाली बात। बिल्कुल। फाइनेंस की दुनिया में सबसे खतरनाक वाक्य है, बाजार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 1987 का स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसे ब्लैक मंडे कहते हैं, इसका एक क्लासिक उदाहरण है। उस दिन डाउ जोन्स 22.6% गिर गया था। एक दिन में? हाँ, एक दिन में। पिछले हजारों दिनों का डेटा आपको ये नहीं बता सकता था कि ऐसा हो सकता है। तालिब का कहना है कि आप अवसरों की तलाश के लिए हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपना अधिकतम जोखिम यानी रिस्क एक्सपोजर तय करने के लिए इसका इस्तेमाल करना आत्महत्या करने जैसा है। तो अगर ब्लैक स्वान्स इतने खतरनाक हैं, तो हमें बाजार में इतने सारे सफल लोग क्यों दिखते हैं? ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग इसे हैंडल कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है सर्वाइवरशिप बायस। तालिब एक और मजेदार उदाहरण देते हैं। अगर अरबों मंदिरों को टाइपराइटर दे दिए जाएं और वो रैंडम तरीके से टाइप करते रहें, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई एक बंदर शेक्सपियर का पूरा नाटक जरूर लिख देगा। तो क्या हम उस बंदर को जीनियस कहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक स्टैटिस्टिकल फ्लूक है। बाजार भी ऐसा ही है। हजारों फंड मैनेजरों में से कुछ सिर्फ किस्मत के दम पर 5 या 10 साल तक लगातार मुनाफा कमा लेंगे। हमें सिर्फ वही विजेता दिखते हैं जो विज्ञापन करते हैं, किताबें लिखते हैं और टीवी पर आते हैं। और जो असफल हो गए वो तो गायब हो जाते हैं। हाँ, असफल निवेशकों का कब्रिस्तान अदृश्य है। हमें वो हजारों फंड मैनेजर नहीं दिखते जो दिवालिया हो गए। इसलिए हमें सफलता की संभावनाओं की एक बहुत गलत, बहुत ज्यादा आशावादी तस्वीर दिखती है। और यहीं से रिग्रेशन टू द मीन का सिद्धांत आता है। एग्जैक्टली। मतलब वो किस्मत वाला मैनेजर जो अपने परफॉर्मेंस से बहुत ऊपर चला गया है, देर सवेर औसत प्रदर्शन पर वापस आ ही जाएगा। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो तालिब के नज़र में एक मार्केट फूल यानी बाजार के मूर्ख की पहचान क्या है? वो कौन सी गलतियां हैं जो जॉन जैसे लोग बार बार करते हैं? सबसे पहली और बड़ी गलती है अपने पोजीशन से शादी कर लेना। मतलब घाटे वाले सौदे को उम्मीद में पकड़कर बैठे रहना कि ये एक दिन वापस जरूर आएगा। हाँ, मतलब घाटा हो रहा है लेकिन बेचेंगे नहीं। और जब कोई दोस्त पूछता है तो कहते हैं, अरे मैं तो अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। ये एक तरह का बहाना बन जाता है। बिल्कुल। ये कहानी वो खुद को और दूसरों को सुनाते हैं। दूसरी गलती है कि उनके पास घाटे से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं होता। क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो गलत हो सकते हैं। सही पकड़ा। तो जब वो गलत साबित होते हैं तो वो जम जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। और शायद सबसे बड़ी बात, वो इनकार यानी डिनायल में जीता है। हाँ, मुनाफा उसकी काबिलियत है और घाटा बुरी किस्मत या बाजार की गलती या किसी और की साजिश। यही सार है। वो अपनी सफलता का श्रेय स्किल को देता है और असफलता का दोष रैंडमनेस पर डाल देता है। तालिब के हिसाब से समझदार निवेशक इसका उल्टा करता है। वो मानता है कि हो सकता है उसका मुनाफा किस्मत से हो, लेकिन घाटे की जिम्मेदारी वो खुद लेता है ताकि वो अपनी प्रक्रिया को सुधार सके। प्रोसेस ओवर आउटकम। एग्जैक्टली। इसका निचोड़ ये है कि नतीजों से ज्यादा फैसला लेने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा प्रोसेस कभी-कभी बुरा नतीजा दे सकता है और एक बुरा प्रोसेस किस्मत से अच्छा, लेकिन लंबे समय में प्रोसेस ही मायने रखता है। तो इन सब का क्या मतलब है इस पूरी चर्चा का निचोड़ के? मतलब यह है कि दुनिया हमारे दिमाग की क्षमता से कहीं ज्यादा रैंडम है। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने वाली मशीन है। हमें हर जगह कहानियां और कारण चाहिए, लेकिन हकीकत अक्सर सिर्फ शोर होती है। और इसलिए लक्ष्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो असंभव है। लक्ष्य ऐसी रणनीतियां और ऐसा जीवन बनाना है जो रैंडमनेस के सामने मजबूती से खड़ा रह सके। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो अप्रत्याशित घटनाओं, ब्लैक स्वान से न सिर्फ बच सके, बल्कि शायद नीरो की तरह उनसे फायदा भी उठा सके। मतलब अपनी पोर्टफोलियो को फ्रेजाइल बनाने के बजाय रोबस्ट बनाना ही असली स्किल है। बिल्कुल सही। अंत में
एक विचार, किसी भी जोखिम भरे क्षेत्र में, चाहे वो निवेश हो, बिजनेस हो या कुछ और, अपने सबसे सफल जानने वाले के बारे में सोचें। अब सिर्फ उनकी सफलता की प्रशंसा करने के बजाय एक पल के लिए उन हजारों अदृश्य ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज की कल्पना करने की कोशिश करें जहां उनके उन्हीं फैसलों ने उन्हें पूरी तरह से असफल बना दिया होता। ये सोच उनकी काबिलियत के बारे में आपकी धारणा को कैसे बदलती है? कभी सोचा है कि जो सफलता मिली है वो सच में अपनी मेहनत का फल है या बस किस्मत अच्छी थी? आज हम नसीम तालेब की किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे चांस यानी रैंडमनेस हमारी जिंदगी और खासकर मार्केट्स में एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी ट्रेडर ने लाखों कमा लिए, तो क्या वो एक जीनियस है या बस एक लकी गैम्बल था? हम अक्सर लगभग हमेशा सक्सेस को स्किल से जोड़ देते हैं, पर क्या यही पूरी सच्चाई है? यही सवाल इस पूरी किताब का सार है। हम इंसानों की एक आदत है, हम हर चीज के पीछे एक कारण, एक कहानी ढूंढते हैं। तो जब कोई सफल होता है हम कहते हैं वाह क्या स्किल है, और जब कोई फेल होता है तो कहते हैं गलतियां की होंगी। और इस चक्कर में हम रैंडमनेस यानी संयोग के जबरदस्त असर को पूरी तरह से भूल जाते। असल में हमारा दिमाग है ना, उसे अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जहां नतीजे साफ साफ दिखते हैं, जैसे फाइनेंस की दुनिया में, वहां हम किस्मत को ही एक्सपर्ट का नाम दे देते हैं। हमें एक कामयाब ट्रेडर के पीछे एक जीनियस नजर आता है, ये नहीं कि वो हजारों पॉसिबल नतीजों में से बस एक लकी आउटकम था। अच्छा, अब आते हैं सफलता से जुड़े सबसे बड़े भ्रम पर। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जिसमें सिर्फ विनर ही नजर आते हैं, और जो लोग हार गए उनका पूरा का पूरा कब्रिस्तान हमारी नजरों से छिपा रहता है। ये एक बहुत ही आम मिथ है। हम सबको लगता है कि जो लोग टॉप पर हैं, चाहे वो निवेशक हों या कोई बिजनेसमैन, वो अपनी जबरदस्त काबिलियत की वजह से वहां पहुंचे हैं। लेकिन क्या ये सच है? इसी को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। ये एक फिल्टर की तरह है जो हमें सिर्फ जीतने वालों की कहानियां दिखाता है। क्यों? क्योंकि जो हार गए वो तो अपनी कहानी सुनाने के लिए है ही नहीं। और इसी वजह से हमें लगता है कि सफल होना असल में जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा आसान है। हमारा ध्यान, मीडिया का ध्यान, सबका ध्यान सिर्फ उन्हीं सक्सेसफुल कहानियों पर जाता है जो चमक रही होती हैं। हमें सफल फंड मैनेजर्स के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, पर उन हजारों का क्या जो ये करते करते डूब गए? उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जरा इस थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। मान लीजिए 10,000 मैनेजर्स हैं जो सिर्फ सिक्का उछालकर, प्योरली बाय चांस, निवेश के फैसले ले रहे हैं। तो भी 5 साल के बाद पूरी तरह से किस्मत की दम पर हमारे पास 313 ऐसे मैनेजर्स होंगे जिन्होंने लगातार 5 साल तक प्रॉफिट कमाया होगा। और दुनिया उन्हें क्या कहेगी? जीनियस। और यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। वो 9,687 मैनेजर जो इस रेस से बाहर हो गए, वो अदृश्य हैं। वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि अरे, इस फील्ड में सक्सेस रेट तो काफ़ी अच्छा है। तो हम देखते हैं बस वो छोटा सा हिस्सा जो बच गया, जबकि जो लोग फेल हुए उनका एक विशाल कब्रिस्तान हमारी नज़रों से पूरी तरह छिपा हुआ है। यही है सर्वाइवरशिप बायस का असली खेल। अगला मिथ जुड़ा है जीतने की फ्रीक्वेंसी से। क्या ज़्यादा बार सही होना ही सफलता की गारंटी है? तालेब कहते हैं बिल्कुल नहीं। असली खेल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच के फर्क का है। ये सुनने में तो एकदम सही लगता है ना, कि भाई अगर कोई ज्यादातर बार सही फैसले लेता है तो वो सफल तो होगा ही। लेकिन मार्केट्स की दुनिया में ये सोच अक्सर बहुत बड़ी गलती साबित होती है। तालिब का ये कोट इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, किसी चीज के होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी, और अगर वो चीज हो गई तो उससे कितना फायदा या नुकसान होगा यानी पे ऑफ, ये दो अलग अलग बातें हैं। असली खेल तो एक्सपेक्टेशन का है। इस एसिमेट्री को समझने के लिए इन दो निवेशकों को देखते हैं। इन्वेस्टर ए जो 90% बार सही होता है और छोटे छोटे प्रॉफिट कमाता है, वहीं इन्वेस्टर बी जो 90% बार गलत होता है, लेकिन जब वो 10% बार सही होता है तो उसकी कमाई बहुत बहुत बड़ी होती है। भले ही इन्वेस्टर बी का विन रेट कम हो, लेकिन उसकी कुल कमाई यानी एक्सपेक्टेशन कहीं ज्यादा है। इसी को कहते हैं एसिमेट्री इन आउटकम्स। ये स्क्यूनेस का मुद्दा है। हम अक्सर दुनिया को एक सामान्य बेल कर्व की तरह देखते हैं, जहां ज्यादातर चीजें एवरेज के आसपास होती हैं,
लेकिन हकीकत में दुनिया फैट टेल्स वाली है, जहां कभी कभी होने वाली लेकिन बेहद असरदार घटनाएं सब कुछ बदल के रख देती हैं। तीसरा और शायद सबसे खतरनाक मिथ इतिहास से जुड़ा है। हमें लगता है कि हम पास्ट को देखकर फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यही सोच हमें ब्लैक स्वॉन जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए अंधा बना देती है। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है। अरे, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, तो अब कैसे हो सकता है? ये मानना हमें बड़े बड़े जोखिमों के सामने लाकर खड़ा कर सकता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। और यहीं पर एंट्री होती है ब्लैक स्वॉन के कॉन्सेप्ट की। देखिए, इतिहास हमें सिर्फ वो सफेद हंस दिखाता है जो हमने अब तक देखे हैं। वो हमें उस काले हंस के बारे में कुछ नहीं बताता जो अचानक कहीं से भी आ सकता है। 1987 का स्टॉक मार्केट क्रैश इसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो अगर हम स्किल, प्रोबेबिलिटी और हिस्ट्री पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो इस रैंडमनेस से भरी दुनिया में जिए कैसे? चलिए देखते हैं कि तालेब इसके लिए क्या माइंडसेट सुझाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ये कोई भविष्य बताने वाली मशीन नहीं है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो हुआ उसके अलावा और हजारों कौन-कौन सी हकीकतें हो सकती थीं। इस तरह के विजुअल्स हमें समझाते हैं कि आज हम जिस नतीजे को देख रहे हैं वो हजारों लाखों संभावित रास्तों में से सिर्फ एक था। ये हमें विनम्र बनाता है और व्हाट इफ सोचने पर मजबूर करता है। तो इस नई सोच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम मार्केट के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव यानी नॉइज को फिल्टर करना सीख जाते हैं और अपना ध्यान उन लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल्स पर लगा पाते हैं जो सच में मायने रखते हैं, जिसे हम सिग्नल कहते हैं। नॉइज और सिग्नल का फर्क समझना ही असली खेल है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, ये मान ले कि सफलता में किस्मत का भी हाथ होता है। दूसरी बात, कितनी बार जीते इससे ज्यादा जरूरी है कि जब जीते तो कितना बड़ा जीते। तीसरी बात, अतीत को भविष्य का आईना समझने की गलती ना करें। और आखिर में, किसी फैसले को उसके नतीजे से नहीं बल्कि उस फैसले को लेने के प्रोसेस की क्वालिटी से परखें। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर हम किसी फैसले को उसके नतीजे से नहीं परख सकते, तो फिर एक अच्छे और बुरे फैसले में फर्क कैसे करें? सोचिएगा जरूर।